देखिए, अफगानिस्तान की जो इस समय स्थिति है वो एक चीज को और भी दर्शा रही है कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं वो किसी भी देश के का प्रयोग करती हैं और उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है। आप याद करिए, शायद अभय जी को भी याद होगा, अंजना जी आपको भी याद होगा, 1980s की बड़ी फेमस हॉलीवुड मूवी थी सिल्वेस्टर स्टालन की रैम्बो। उसमें क्या दिखाया गया था कि वो अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों के साथ लड़ रहे थे। यानी तब अमेरिका पूरी तरीके से इन्हीं कट्टरपंथी ताकतों को अफगानिस्तान में बढ़ाने में लगा था और इनको हीरो के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आज वो उनके लिए समस्या बनकर खड़े हो गए। तो यह भी दर्शाता है कि किसी भी देश को अत्यंत सावधान रहना चाहिए इस विषय पे, जैसा कि मुस्कान जी ने भी कहा और जो आपके मुरसल नूरजई जी हैं उन्होंने भी ये बात कही कि इस प्रकार की हार्डलाइनर टेंडेंसीज कभी भी देश के अंदर अगर पनपती हैं। और एक बात मैं और ईमानदारी से कहना चाहूंगा, मान लीजिए अशरफ गनी आज भाग गए, आज जो काबुल में एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है, ऐसे दृश्य आपको कहीं अफगानिस्तान में दिखते हैं, कभी इराक में दिखते हैं, कभी सीरिया में दिखते हैं, कभी लीबिया में दिखते हैं। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसे दृश्य आपको मुस्लिम कंट्रीज में ही क्यों दिखते हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है और उस समाज को समग्रता से विचार करना चाहिए कि इस ढंग की चीजों, और भारत के अंदर भी उसी में इस प्रकार के विचारों का समर्थन करने वाले लोग दिखते हैं। ईमानदारी से इसका विचार करें और तभी आप अपने अंदर की बीमारी का सही इलाज कर पाएंगे। अन्यथा यदि आप बीमारी को बीमारी नहीं मानेंगे तो इलाज कहां से करेंगे? अभय दुबे जी, देखिए अंजना जी, ये आपने एक प्रश्न किया था कि तालिबान क्या बदला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 अगस्त को जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, सप्रमाण अफगान की सरकार ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भी ये बताया कि ये पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित है। उसने बताया कि 20,000 पाकिस्तानी लड़ाके ISI के माध्यम से तालिबान के लिए भेजे गए हैं। वो तालिबान के लड़ाकों के लिए हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं और 13 आतंकी संगठन इसमें भूमिका निभा रहे हैं, जिनका बेस पाकिस्तान में है, जिसमें हक्कानी ग्रुप सबसे जो इनका अगुवा है वो हक्कानी ग्रुप है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है। तो कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये तो पूरा ISI और पाकिस्तान कंट्रोल है। लेकिन भारत को ये मूल्यांकन करना चाहिए कि विदेश नीति में हमने क्यों ऐसी कमी छोड़ दी। एक जो अलाइनमेंट बना अभी, हमारा ऑल वेदर अलाई था रशिया, उसकी अगुवाई का ट्रोइका एक संघ है, उसने हमको बाहर कर दिया सिर्फ। आप जानती हैं उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है और प्लस करके उन्होंने तालिबान को, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व किया। इधर अमेरिका 15 अगस्त को 125 देशों का एक मैसेज देता है विश्व भर को और कहता अफगानिस्तान में हमारे देशों के जो लोग हैं, एम्बेसी के लोग हैं और हमारे नागरिक हैं, वो हर हाल में सुरक्षित आने चाहिए। उसमें से भारत को बाहर किया जाता है। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं। तो हमारी परिस्थितियां कहां हैं, इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इससे संदेश जाता है कि रणनीतिक तौर पर हम कहीं पर छूट गए हैं अफगानिस्तान की इस पूरी परिस्थिति में। जो हमारे लिए एक वक्त पर फायदे की परिस्थिति होती थी, वो बहुत बड़े नुकसान का सबब बन गया है। सुधांशु जी, जो इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा कि एक रशिया के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध होते थे और फिर उसके बाद हमारे रशिया से संबंध अलग हो गए। अभय जी याद करिए, आपकी सरकार में यद्यपि यह एक धारणा थी कि मनमोहन सिंह जी कमजोर प्रधानमंत्री थे, पर मजबूती उन्होंने एक ही जगह दिखाई थी, 2008 में न्यूक्लियर डील करते समय अपनी सरकार को स्टेक पे डाल दिया था, कम्युनिस्टों का सपोर्ट भी जाने दिया, किस लिए कि अमेरिका के हित में जाकर वह संधि हो सके। वहां से हमारा ड्रिफ्टिंग शुरू हुई और यह धारणा थी कि 1995 में जब हम परमाणु विस्फोट करने जा रहे थे, अमेरिका की घुड़की आई और हम पीछे हट गए। अब याद करिए उस जमाने में जब थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन 1994 में हम अमेरिका के दबाव में अपने प्रोग्राम से पीछे हट गए थे। तो यह बदलाव की शुरुआत किसने की? अपने रणनीतिक हितों पे मजबूती के साथ मोदी जी की सरकार जिस ढंग से डटी हुई है, यह बहुत जरूरी है। और आपने एक और बात कही, देखिए अगर हम आतंकवादी शक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करते नजर आएंगे तो उनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है।